Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम 11th क्लास से, ठीक है। तो 11th क्लास से हम 11th चैप्टर की बात कर रहे थे। उसमें इससे पहले हमने आपको अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। आज एक अलग टॉपिक के बारे में बात हम करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं कि जो हम ऊष्मा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जो ऊष्मा प्रवाहित होती है वो किस किस चीज पर निर्भर करेगी या कैसे कैसे निर्भर करती है किसी चालक में, उस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका सीधे सीधे मतलब है कि हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक है ऊष्मा स्थानांतरण, या किसी वस्तु को अगर ऊष्मा दी जाती है तो वो प्रवाह कैसे होती है, ठीक है। या तो देखिए सबसे पहली चीज कि अगर मान लिया जाए एक छड़ है या एक पदार्थ है तो उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है, कैपिटल ए, ठीक है, जानते हैं आप। और एक मान लिया आप इस तरह से क्यूब बना भी दें, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्यूब हुआ, इसका ये सरफेस हुआ, एल क्या हुई लंबाई, यहाँ θ1 और θ2 आप क्या मान लीजिए, टेम्परेचर मान लीजिए, जिनके डिफरेंट क्या है, डेल्टा थीटा का डिफरेंट हो। अब देखिए अगर आप टेम्परेचर ग्रेडियंट आप इसकी निकालेंगे, यानी ताप प्रवणता निकालेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो वो निकल के आता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, या एल आप निकालते हैं, ये तो था। तो अब ये ताप प्रवणता क्या हुई, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन एल। और अगर आप मान के चलें कि यहां से यहां तक कितना समय लगा हो, टी समय लगा हो, तो उस टाइम इन सब चीजों के ऊपर बात करते हैं, या इस कंडीशन में छड़ के ऊपर बात करते हैं। आप इसे को डेल्टा थीटा को आप ऐसा लिख सकते हैं, θ1 माइनस θ2 करके भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो ऊष्मा प्रवाहित होती है किसी छड़ में, क्यू जो प्रवाहित होती है वो उस पृष्ठ पर, यानी जो उस पदार्थ की छड़ है उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। जो ताप प्रवणता है यानी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा का नाम आ रहा है एल, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं θ1 माइनस θ2 अपॉन एल, इसके समानुपाती होती है। और तीसरी चीज समय के अनुक्रमानुपाती होती है। इन तीनों को अगर हम कंबाइंड करते हैं, तो ये आ जाता है Q प्रोपोर्शनल टू A θ1 माइनस θ2 अपॉन L इंटू टी, ठीक है। आप यहां से इस साइन को हटाएंगे तो आप लगाएंगे कॉन्स्टेंट जिसको बोलते हैं K, कैपिटल K। इसको बोला जाता है ऊष्मीय नियतांक या ऊष्मीय चालकता गुणांक। क्या बोला जाता है, ऊष्मीय चालकता गुणांक, ठीक है। यही बताता है कि किसी पदार्थ में ऊष्मा कितनी बेहतर प्रवाहित हो सकती है, या वो पदार्थ ऊष्मा के लिए कितना अच्छा चालक है या कुचालक। चालक और कुचालक के बारे में आप पहले ही जानते होंगे, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर मैं ऊष्मा की बात करता हूँ चालक कुचालक के लिए, तो ऊष्मा के सुचालक वे पदार्थ होंगे जिनके अंदर से आप ऊष्मा होकर गुजर सके, प्रवाहित हो सके। कुचालक कौन से होंगे, जिनमें से ऊष्मा प्रवाहित होकर नहीं गुजर सकती, ठीक है, या ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती। अब इसके बाद देखिए क्या बात है, इसको तो आप अगर मान लिया आप मान निकालना चाहें तो K का मान निकाल सकते हैं Q इंटू टी अपॉन θ1 माइनस θ2 इंटू, सॉरी ये L है, L और यहाँ T। इसके जरिए आप इसकी बीमा वगैरह जो भी आपको निकालना वो निकाल सकते हैं। क्या देखिए, एक काम की लंबाई है 1 सेकंड है और
ये है तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस का तापांतर हो, 1 सेकंड में हो, एकांक लंबाई के क्षण में हो, तो जो ऊष्मा प्रवाहित हो रही होगी वो किसके बराबर होगी? ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर होगी। ठीक है, ये जितना इसका मान जितना मैक्सिमम होगा पदार्थ उतना ज्यादा अच्छा होगा, यानी ऊष्मा प्रवाह के लिए। ठीक है, तो पूर्णतः जो सुचालक होते हैं परफेक्टली, ठीक है, हीट कंडक्टर होते हैं, इसका मान पूर्णतः वालों के लिए इंफिनिटी होता है, जबकि जो पूर्णतः सुचालक है और जो पूर्णतः कुचालक हुए, पूर्णतः कुचालक, इनके लिए इसका मान होता है 0। ये आप याद रखना। ठीक है, ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में काम आएगा। पूर्णतः सुचालकों के लिए इंफिनिटी, पूर्णतः कुचालकों के लिए 0। ठीक है, देखिए अब हम यहां से निकाल सकते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध। क्या निकाल सकते हैं? ऊष्मीय प्रतिरोध। ऊष्मीय प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए ऊष्मा प्रतिरोध, अब आपने देखिए ऊष्मा निकाली है, तो ऊष्मा निकाली है तो जो ऊष्मा प्रवाह की दर होगी तो वो क्या हो सकता है? देखिए ऊष्मा प्रतिरोध के लिए ऊष्मा प्रवाह की दर का पता होना जरूरी है, वो सिंपली निकल जाएगा। तो H, ठीक है, तो H बराबर होता है Q/T। Q का मतलब जो आपने निकाला बटे में T है। अगर मैं इसके बटे में यहाँ इस तरह से T रख दूँ तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? K θ1 - θ2 ठीक है, ठीक। अब ऊष्मा प्रतिरोध को देखिए, एक नॉर्मल सा सूत्र ये भी है कि θ1 - θ2 H के रूप में भी इसको हम जानते हैं ऊष्मा प्रतिरोध को। ठीक है, लेकिन मैं इससे आपको अलग बता रहा हूँ, जिसको जो इसके बराबर होगा वो सारे काम उसी से भी हो जाएंगे जो आप जिसके लिए मैं बोलता हूँ। देखिए क्या होता है, H बराबर आप निकालिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा H बराबर आपका θ1 - θ2 L/K, यानी फर्स्ट टर्म को फोर्थ टर्म बनाया गया है। ठीक है, अब अगर आप इसकी एक तरह से कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करने लगे किससे? I बराबर V/R के अकॉर्डिंग, यानी ओम के नियम से। तो ये क्या है? आवेश प्रवाह की दर है, विभवांतर के कारण होती है। तो यहाँ V1 हुआ, यहाँ V2 हुआ। ठीक है, तो अब V1 - V2 तो विभवांतर का काम करेगा ये, तो यानी θ1 - θ2 किसकी तरह काम करेगा? विभवांतर की। नीचे क्या होता है? R यानी प्रतिरोध होता है, तो नीचे क्या है? प्रतिरोध का मान हुआ इसका मतलब। तो इसका मतलब जो L/Ka है वो ऊष्मा प्रवाह के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय प्रतिरोध। आप अगर इसका मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा L/Ka बराबर θ1 - θ2 H। ये इसका सूत्र हुआ जो वहां से मैंने भी आपको बताया। इसी को क्या बोलते हैं? R। तो ये दोनों ही सूत्र R के हैं। आप K का भी, जो K के मैंने आपको बताया था, K का मान, यहाँ से K का मान, मात्रक सूत्र वगैरह जो आपको निकालना है, बीमा निकालना है, बीमा निकाल सकते हैं। और यहाँ से उसमें प्रतिरोध का बीमा, मात्रक वगैरह जो आपको निकालना वो निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें बीमा, मात्रक वगैरह निकालना सेकंड चैप्टर में मैं आपको सब सिखा चुका हूँ, जिसलिए जिसको नहीं आती है वो वहां से जाके बीमा निकालना सीख सकता है। ठीक है, और जिसको आती है बहुत अच्छी बात है, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।